चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सिविक्स के दूसरे चैप्टर जिसका नाम है सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली, इस चैप्टर का हम लोग प्रश्न उत्तर को देखेंगे और सारे क्वेश्चन को एकदम सिंपली तरीके से समझेंगे। मैं इस चैप्टर का जो मतलब एक्सप्लेनेशन था, मतलब इस चैप्टर की जो बेसिक बातें थी, मैं ठीक इसके पिछले वाले वीडियो में समझा दिया था। पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप प्रश्न उत्तर बनाइए, क्योंकि इसके पिछले वाला वीडियो देख लीजिएगा ना तो मैं गारंटी ठोकता हूँ कि ये वीडियो आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। ये सारा प्रश्न उत्तर आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, और नहीं समझ में आएगा तो आप जाकर देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए चैप्टर का हम लोग प्रश्न उत्तर स्टार्ट करते हैं। सिविक्स का दूसरे चैप्टर का प्रश्न उत्तर देखो। पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया तो मैं इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही लिखा हूं, आप किताब खोल के देखिए। पहला क्वेश्चन है सही विकल्प चुनना है। पहला क्वेश्चन में आपको सही विकल्प चुनकर देना है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है। बताना इसमें संघ राज्य की विशेषता नहीं है, कौन सा विशेषता नहीं है। देखो, लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, इकहरी शासन व्यवस्था, सर्वोच्च न्यायपालिका। तो संघ राज्य सरकार, संघ व्यवस्था ये नहीं कहता कि आप इकहरी सरकार बनाइए, ठीक है ना। यहाँ पर इकहरी शासन व्यवस्था ही इसकी विशेषता नहीं है, आपका कटिस हो जाएगा, नहीं गौ नंबर आपका क्या होगा, सही होगा। आगे देखिए, संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, इनमें से कोई नहीं है। भाई भारत नहीं दिया है, अमेरिका दिया है, तो अमेरिका क्या संघ सरकार का उदाहरण है, आपका क नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में होता है। मतलब भारत के बीच केंद्र सरकार, राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन कितने तरह से होता है। तो देख सकते हैं संघ और राज्यों के बीच आपका ऑप्शन नंबर क है, ऑप्शन नंबर ख है। ऑप्शन नंबर क में संघीय सूची और राज्य सूची दिया है, और ऑप्शन नंबर ख में संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि 3 तरह की सूची बनाई गई, केंद्र सरकार के लिए अलग, राज्य सरकार के लिए अलग, और सीमा विवाद को लेकर समवर्ती सूची। 3 तरह की सूचियां होती है, इसमें सरकार अपना भूमिका निभा सकती है, ठीक है ना। तो ख नंबर आपका सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको यह बताना है। 1 नंबर देखिए, सत्ता में साझेदारी सही है। मतलब सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि 4 को ऑप्शन दिया है। कौन नंबर है, यह विविधता को अपने अंदर समेट लेती है, देश की एकता को कमजोर करती है, तो भाई सही नहीं होगा। फैसले लेने में देरी करती है, भी गलत है। विभाजन समुदायों के बीच टकराव को कम करती है, भी गलत है। यानी बोले सत्ता में साझेदारी के लिए कौन सही है, सही कौन नंबर है, कौन नंबर सही है। क्यों? क्योंकि यह विविधता को अपने अंदर समेट लेता है और शक्तियों को बांट देता है और बड़ी बड़ी समस्या को जड़ से खत्म कर देता है, ठीक है ना। कौन नंबर ऑप्शन सही होगा। अब इसका देखो 2 नंबर, संघवाद लोकतंत्र के अनुकूल है। क्या बोला है, संघवाद लोकतंत्र के अनुकूल है। अब इसमें 2 तरह का ऑप्शन, अनुकूल का मतलब लोकतंत्र के मतलब विपरीत हो, मतलब लोकतंत्र बताना। देखो, प्रतिकूल मतलब अनुकूल होता है, अनुकूल का मतलब उसके साथ चल रहा है, प्रतिकूल का मतलब क्या होगा, उसको उल्टा हो गया, ठीक है ना। नदी में धारा के साथ आप जा रहे हैं तो वो आपका अनुकूल हो रहा है, ठीक है। नदी के धारा के विपरीत आ रहा है तो वो आपका प्रतिकूल हो जाएगा। तो बोला लोकतंत्र के अनुकूल कौन सा है। देखो, तो आप ख नंबर ऑप्शन पढ़िए। क नंबर लिखा है संघीय शासन व्यवस्था केंद्र सरकार की शक्ति को सीमित करती है, तो ये प्रतिकूल होगा, अनुकूल नहीं हुआ। ख नंबर, संघवाद इस बात की व्यवस्था करता है कि उस शासन व्यवस्था के अंतर्गत रहने वाले लोगों में आपसी सौहार्द और विश्वास रहेगा। उन्हें इस बात का भय नहीं रहेगा कि एक की भाषा, संस्कृति और धर्म दूसरे पर लाद दी जाएंगी। तो ये जो है ना, ये क्या है, अनुकूल है। आप सोचिए, ध्यान दीजिए, मतलब ये जो आप बोला है कि संघवाद में जो भी सरकार रहेगा उसमें लोग, मतलब सरकार क्या करता है, लोगों को विश्वास दिला देता है कि एक ही भाषा, एक ही संस्कृति दूसरे पर लाद नहीं दी जाएगी, बल्कि सब अपने अपने भाषा, अपने भाषा के लिए, अपने अपने संस्कृति के लिए क्या स्वतंत्र है, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा 2 का, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन में आपको देना है कि इसको वरीयता के क्रम में सजाना है। वरीयता का मतलब एकदम सही लाइन में आपको सजाना है। देखो, 1 नंबर इसका ऑप्शन है कि सरकार स्थानीय लोगों को शामिल कर अपनी योजनाएं पर कम खर्च कर पूरी करती है, ठीक है ना। तो आगे की स्थानीय लोग अपने इलाके की जरूरत, समस्याओं और प्राथमिकताओं को जानते हैं। और तीसरा आपका है कि आम जनता के लिए अपने प्रदेश के अथवा राष्ट्रीय विधायिकाओं के जनप्रतिनिधियों से संपर्क में कर पाना मुश्किल होता है। और इसका 4 नंबर है कि स्थानीय जनता द्वारा बनाई गई योजना सरकारी अधिकारियों द्वारा बताई योजनाओं में ज्यादा स्वीकृत होता है। 4 ऑप्शन दिए, इसको वरीयता के क्रम में आपको सजाना है। देखो, तो पहले का जो ऑप्शन था कि सरकार जो है, पहले का जो आपका दिया है, बोला ये सरकार योजना पर कम खर्च करके उसको योजना को पूरा करती है। और दूसरा का था कि जो स्थानीय लोग होते हैं वो अपने इलाके के लिए जरूरत और समस्याओं को जानते हैं कि मेरे लिए क्या जरूरत है, मेरे पास क्या समस्या है। और तीसरा का है कि विधायिका के पास, जो कानून बनाने वाला होता है, उसके पास पहुंच पाना, सरकार के पास पहुंच पाना बड़ा मुश्किल होता है, जनता लोग नहीं पहुंच पाता है। और चौथा है कि स्थानीय जनता द्वारा बनाई गई जो योजना होती है ना, वो सरकार से कई गुना ज्यादा, मतलब क्या होती है, बेटर होती है।
है, तो आपको इसको क्या करना, वरीयता के क्रम में सजाना है। तो सबसे पहला क्रम आपका 3 नंबर हो जाएगा कि आम जनता जो ना विधायिकाओं के संपर्क में जल्दी नहीं पहुंच पाती, इसको सही क्रम में सजाना है। तो 3 नंबर को 1 नंबर लिखना है, और फिर आपको 4 नंबर को 2 नंबर में लिखना है, क्योंकि जनता जानती है कि मेरे पास कौन सी समस्या है, जनता जानती है कि जो मैं नियम बना रहा हूं वो सब सरकार से भी कई गुना ज्यादा बेहतर है, ठीक है ना। तो यहाँ 3 नंबर 4 नंबर को 1 नंबर 2 नंबर बनाकर लिखना है, और 2 नंबर को 3 नंबर बनाकर लिख देना है, और 1 नंबर को 4 नंबर बनाकर लिख देना है। कहने का मतलब जो 3 4 ध्यान दीजिए, मैं इधर लिख रहा हूँ 1 2 3 4 को दिया, इसको वरीयता के क्रम में सजाना है। तो 1 नंबर को ध्यान दीजिएगा, जो 3 नंबर है उसको 1 नंबर बनाएंगे, जो 4 नंबर उसको 2 नंबर, जो ये 2 नंबर है उसको 3 नंबर, और जो 1 नंबर इसको 4 नंबर बनाकर लिख देंगे। यानी 4 नंबर वाले 3 नंबर वाले ऑप्शन को 1 नंबर बनाना है, ठीक है ना, और 4 नंबर वाले ऑप्शन को 2 नंबर बनाना है, 2 नंबर ऑप्शन वाले को 3 नंबर बनाना है, और 1 नंबर वाले ऑप्शन को 4 नंबर, ऐसे आप लिख देंगे तो आपका वरीयता के क्रम में हो जाएगा। हालांकि ये सब क्वेश्चन में जान नहीं, सब क्वेश्चन थोड़े, क्वेश्चन तो यहाँ पर आपका यहाँ लिखा हुआ है लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, ठीक है ना। तो अब हम लोग आते हैं, इतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। अब हम लोग देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है ना। 3 तरह का क्वेश्चन आपका, इसको हम लोग देख लेते हैं। आप तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ये सब आपका प्रश्न है, इसमें जानना है, इसमें दिमाग लगाइए। वो फालतू का क्वेश्चन था, उसमें जरा आपको फोकस नहीं करना। बस एक क्वेश्चन याद रखिएगा कि संघ सरकार का उदाहरण कौन है, ये ऑब्जेक्टिव में ज्यादा पूछता है। देखो अति लघु उत्तरीय प्रश्न लोग आते हैं, संघ राज्य का अर्थ क्या होता है। देखो संघ राज्य का अर्थ का मतलब क्या, देखो संघ राज्य का अर्थ का बताना है कि संघ राज्य का अर्थ क्या। तो संघ राज्य का अर्थ होता है कि सत्ता को लोगों के बीच पहुंचा देना, यही होता है, ठीक है ना। मतलब जो पावर है वो लोगों तक क्या करना, पहुंचा देना। जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार आ चुकी है, उसके बाद बिहार में पंचायती नगरीय ये सब व्यवस्था आ चुकी है, ठीक है ना। तो बस आपको इतना लिखना है, संघ राज्य का अर्थ होता है कि जनता के पास शक्तियों को पहुंचा देना, बस इतनी बातें लिखना। अगला देखिए, संघीय शासन की 2 विशेषता को लिखना है, संघीय शासन व्यवस्था की 2 विशेषता को लिखना है। तो बस इतना लिखना है कि संघीय शासन व्यवस्था में दोहरी सरकार होती है। कौन सी दोहरी सरकार होती है, एक केंद्र सरकार, दूसरी सरकार राज्य सरकार होती है, ये पहला आपको लिखना। और दूसरा का लिखना है कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय लेवल की मतलब विकास करती है, अपने देश के बारे में सोचती है, और राज्य सरकार अपने राज्य के बारे में सोचती है। तो ये विशेषता आपको लिख देना, बड़ी बात नहीं है, इसीलिए बोला हूँ पिछले वाला वीडियो देख लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। अब देखो, तो ये आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न में। लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है कि सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं। तो इसके पिछले वाले वीडियो जब मैं इसकी बेसिक बातें बता रहा था तो उस समय मैंने समझाया था कि सत्ता की साझेदारी का मतलब क्या होता है। सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं, बस एक लफ्ज में लिखना है कि सत्ता की साझेदारी का मतलब होता है जनता के बीच शक्तियों को बांट देना, हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है। और सोचिए, अगर सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में, लोकतंत्र का मतलब जनता के बीच नहीं बांटी जाती, शक्तियों को अगर जनता के बीच नहीं बांटी जाती तो जनता में असंतोष पैदा हो जाता, जनता सरकार से मतलब क्या, सरकार के विरुद्ध हो जाती। क्योंकि मान लो कि जनता की भी, हर आदमी की कुछ ना कुछ समस्या होती है, जनता है तो उसकी भी समस्याएं हैं, हर आदमी का कुछ ना कुछ समस्या है। सरकार अगर उस समस्या को नहीं सुलझाएगी तो दिक्कतें हो जाएगा। और सरकार तो हर जनता के पास आ नहीं सकती है, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी है भाई भारत देश का, समझ में नहीं हुआ। तो इसीलिए सत्ता की साझेदारी में लोकतंत्र का महत्व बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब शक्तियां लोगों के पास पहुंच जाएगी ना, तो जो जनता है वो सरकार से खुश हो जाएगी और वो आपस में टकराव नहीं करेगी, मतभेद नहीं करेगी। इसलिए सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है, उसके महत्व के बिना दिक्कत हो जाएगा। अगर सोचिए मुखिया नहीं बना रहता तो यहाँ का लोग कहाँ जाता, वो देखते प्रखंड में जाता, तो जाते जाते कहाँ मतलब बहुत समस्याएं हो सकती है। जब घर या मतलब जब पंचायत में झगड़ा उगड़ा होता है तो जरूर उसको सुलझाने के लिए पंच, मुखिया उखिया सब आता है हेल्प करने के लिए, ऐसा नहीं है। अब सोचिए प्रखंड लेवल में वीडियो को आने में टाइम लगता है ना, क्योंकि एक प्रखंड लेवल में एक ही वो पंचायत नहीं होता, बहुत सारा पंचायत होता है। तो कहने का मतलब सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है। तो बस आपको इतना लिखना है कि अगर जनता को शक्तियां नहीं मिली रहती तो जनता सरकार से मतलब रूसी रहती, और सरकार जो है ना जनता की जब मांग पूरा नहीं करेगी तो जनता जो है ना सरकार को उखाड़ फेंक सकती है, सरकार ज्यादा दिन तक कायम नहीं रख सकती है। इसीलिए जनता को खुश करने के लिए, जनता को अधिकार देने के लिए उनके पास शक्तियों का बंटवारा करना बड़ी जरूरी होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या है। देखो सत्ता की साझेदारी का मतलब शक्तियों को बांटने के अलग अलग तरीके क्या है। तो आपको तरीका बताइए, केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार। केंद्र सरकार वो अपने राष्ट्र का विकास करती है, राज्य सरकार अपने राज्य के बारे में सोचती है, और उसके लिए राज्य सरकार ने क्या किया, नगरीय शासन व्यवस्था लागू कर दी है, और उसके बाद पंचायती राज्य व्यवस्था लागू कर दी है। बस इतनी बातें आपको लिखनी है। अगला देखिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ये तो आपका हो गया नॉर्मल सा क्वेश्चन। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न समझते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, राजनीतिक दल किस तरह से सत्ता में साझेदारी करते हैं। जो राजनीतिक दल होते हैं वो सत्ता में साझेदारी मतलब शक्तियों का बंटवारा किस तरह से आपको करते हैं, ठीक है ना।
देखो राजनीतिक दल, जैसे मान लो वीडियो क्या राजनीतिक दल हो गया, मुखिया क्या हो गया राजनीतिक दल हो गया, सरपंच, ये सब जितने मतलब प्रतिनिधि चुने जाते हैं ना वो सब राजनीतिक दल हो जाते हैं। तो बोला कि राजनीतिक दल किस तरह से सत्ता में साझेदारी करते हैं, तो बस आपको इतना लिखना है कि जितने भी राजनीतिक दल होते हैं, लो लेवल का हो चाहे हाई लेवल का हो, वो सरकार द्वारा जो शक्तियां आती है वो जनता के पास पहुंचाने का काम करते हैं। मान लो कि अभी जैसे नल जल का फंड आ गया, तो नल जल का फंड ऐसे नहीं कि सब जनता के पास आएगा, वहां जो वार्ड है उसके पास आएगा, पहले मुखिया के पास, मुखिया वार्ड को देगा, वार्ड क्या करेगा प्रत्येक जनता के पास पहुंचाएगा। तो बस आपको इतना लिखना है कि राजनीति दल जो होते हैं ना वो सरकार से शक्तियों को लेकर प्रत्येक जनता के पास पहुंचाने का काम करते हैं, जिससे जनता सरकार से क्या होती है, खुश होती है। अगला क्वेश्चन, गठबंधन की सरकारों में सत्ता में साझेदारी कौन कौन करता है। अब देखो गठबंधन की बात तो मैं पहले भी बना चुका हूं कि जहां 2 3 4 5 10 पार्टी आपस में मिल जाएंगी तो कौन सी सरकार बनती है, गठबंधन की सरकार। जो एक से अधिक पार्टियां मिल रही है, 2 भी पार्टी मिलेगी गठबंधन, 3 भी मिलेगी गठबंधन की सरकार बन जाएगी। तो गठबंधन की सरकारों में सत्ता की साझेदारी कौन कौन करता है, तो लिखना इतना है कि गठबंधन की सरकार का मतलब होता है 2 3 मतलब 2 से 1 से अधिक जब पार्टियां मिलती है तो गठबंधन की सरकार कहलाती है। और वहां प्रत्येक पार्टी जो होता है ना बड़ी मतलब वर्चस्व के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ काम धाम करती है, ताकि अगले बार मुझे वोट ज्यादा से ज्यादा मिले, क्योंकि इस बार अच्छा से काम नहीं करेंगे तो भाई अगले बार मुझे वोट नहीं मिल पाएगा और ये गठबंधन की सरकार भी टूट जाएगी। तो गठबंधन की सरकार में जितनी पार्टियां होती है वो सब शक्ति का बंटवारा करती है, मतलब शक्ति का बंटवारा करती है और जनता को खुश करने का काम करती है, उनके अधिकारों को दिलाने का काम करती है। अंतिम क्वेश्चन देखिए, दबाव समूह किस तरह से सरकार को प्रभावित कर सत्ता में साझेदार बनते हैं। दबाव समूह का मतलब समझ लेना, मान लो कि जनता है, जनता की मांग पूरा नहीं हो रहा तो जनता अपना एक दल बना लेगा, समूह बना लेगा और सरकार पर दबाव डालेगा। जब सरकार पर दबाव डालेगा तो सरकार उसकी मांग को पूरा करेगा। जैसे पाकिस्तान जो था, मुस्लिम लोग अलग होने के लिए तत्पर हो गया था, ठीक है ना, अगुता गया था कि मैं भारत देश से क्या हो जाऊंगा, अलग हो जाऊंगा। लेकिन भारत चाहता नहीं था, यहाँ के जो हम लोग का जो नेता थे वो महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सब नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान क्या हो जाए, अलग हो जाए, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं वो कुछ सत्ता खोज रहे थे। जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को हम लोग लेकर चलते हैं, तो अति पिछड़ा के लिए जो दलित वर्ग थे उनके लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर शक्ति खोज रहे थे कि मुझे भी क्या हो जाए, शक्तियां मिल जाए। तो भाई वो लोग अलग जब देश बनाने की मांग कर दिए तो महात्मा गांधी उनको क्या किए, शक्ति दे दिए कि तुम लोग भी राजनीति में आ सकते हो। तो वही है कि दबाव समूह किस तरह से सरकार को प्रभावित कर सत्ता में साझेदार बनते हैं। तो बस इतना लिखना है कि जब सरकार जनता के मांग को पूरा नहीं करती है तो जनता सरकार से रुस जाती है और सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने लगती है, तब जाकर सरकार जो है ना जनता के मांगों को पूरा करती है, मतलब शक्ति का बंटवारा कर देती है। बस इतनी बात आपको लिखनी है, ठीक है ना। 5 नंबरिया क्वेश्चन है ना, तो जितना हो सके इसको लंबा रहिएगा। देखो क्वेश्चन जब भी सॉल्व करो ना दिमाग लगा के करो, एकदम 1 मिनट में आपका सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। कितना टाइम लगा, ज्यादा टाइम ही नहीं लगा। तो इसके पिछले वाला वीडियो आप देख लीजिए, अगर चाहते हैं कि विस्तार से इन सभी का जवाब देते। इसके पिछले वाला वीडियो जब मैं इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पढ़ा रहा था, थोड़ा सा वीडियो लंबा है उसमें, लेकिन एक बार देख लीजिए, एक बार देख लेंगे ना तो सारा मतलब क्वेश्चन है आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब जैसा देखो एक और क्वेश्चन इस चैप्टर में आपको दिया है, ठीक है ना, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। इसमें दिया है, अंतिम है कि निम्नलिखित में से किसी एक कथन का समर्थन करते हुए आपको 50 शब्दों में उत्तर लिखना। अंतिम क्वेश्चन यही दिया है, ठीक है ना। अंतिम में दीर्घ उत्तरीय के बाद दिया, तो 3 तरह का पॉइंट दिया, उसमें से किसी एक को उठाकर क्या करना है, उसके बारे में 50 शब्द आपको लिख देना। जैसे पहला है कि हर समाज में सत्ता की साझेदारी जरूरत होती है। हाँ जी, हर समाज में शक्तियां बटी होनी चाहिए, भले वो छोटा राज्य हो चाहे बड़ा राज्य हो, वो छोटा देश हो छोटा गाँव हो, वहाँ शक्तियां क्या होनी चाहिए, बटी होनी चाहिए। शक्तियां नहीं बटी होंगी, जनता के बीच असंतोष फैलेगा, जनता आपस में लड़ेंगी तो सरकार को सब सजा भुगतना पड़ेगा, सरकार गिर सकता है जो सरकार बना है, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हैं कि जो सत्ता की शक्तियां होती है वो जनता के बीच क्या होनी चाहिए, बटी रहनी चाहिए, अन्यथा जनता क्या हो जाएगा, रुष्ट हो जाएगा। यानी हर जनता की अपना अपना प्रॉब्लम होता है, उसका सॉल्व नहीं होगा तो जनता के प्रति वो क्या करेगा, विद्रोह कर देगा। तो शक्तियां जनता के बीच बटी होनी चाहिए ताकि उनकी समस्याओं को सुना जा सके। बस उसके बारे में इतना आप लिख दीजिएगा, आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चैप्टर आपको क्या क्या होगा, पूरी तरह से क्लियर होगा। इसका प्रश्न उत्तर भी मैं आपको क्लियर करा दी, ये अंतिम वाला कोई प्रश्न नहीं है, देखिएगा, ठीक है ना। उसी के बारे में आपको 50 शब्द में लिख देना है। तो इसका पिछले वाला जो मैं इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पढ़ाया था वो देख लीजिएगा ना, तो सारा क्वेश्चन आपका ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग इसके अगले वाले चैप्टर को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।